नमस्कार साथियों, अगर आप ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को, जिसे निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। जो अलग-अलग एक्ट रिलेटेड वीडियोस हैं, वो आपको प्लेलिस्ट पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक्ट को पढ़ना, जो है निर्भया एक्ट। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देखते हैं और इसकी क्या आवश्यकता थी, उसे जानने का प्रयास करते हैं। दिसंबर 2012 दिल्ली गैंग रेप घटना के बाद यह अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम क्यों लाया गया था? 2012 में जो दिल्ली में गैंग रेप की घटना हुई, इसके बाद इसे लाया गया। इसकी आवश्यकता महसूस की गई। जीएस वर्मा समिति की सिफारिशों पर यह आधारित था। लोकसभा में कब पारित हुआ? 19 मार्च 2013 को, और राज्यसभा में 21 मार्च 2013 को। अधिनियम की संरचना की बात करते हैं कि कंपोजिशन किस तरीके का था। तो अध्याय जिसमें इसमें पहले अध्याय में प्रारंभिक प्रावधान दिए गए हैं। दूसरे अध्याय में आईपीसी में संशोधन किया गया। तीसरे अध्याय में सीआरपीसी में संशोधन किया गया। चौथे अध्याय में प्रमाण अधिनियम में संशोधन, यानी कि एविडेंस एक्ट में। और पांचवा जो है वो है पॉक्सो अधिनियम में संशोधन। और छठा जो है ये मिसलेनियस प्रोविजंस है, उसे शामिल किया गया है। आईपीसी में कौन कौन से प्रमुख संशोधन किए गए, उसे हम इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो संशोधन किया गया आईपीसी के अंदर, वो है 326 ए और बी के अंदर एसिड अटैक और इसका जो प्रयास है उस पर। धारा 554 ए से डी तक में यौन उत्पीड़न, पीछा करना आदि को, विहरिज्म, ये सबको उसमें जोड़ा गया। धारा 370 370 ए, ये मानव तस्करी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो आपकी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की परीक्षा के लिए उपयोगी है। आगे हम देखते हैं धारा 375 376 डी। 375 से 376 डी बलात्कार की विस्तृत परिभाषा और दंड के संबंध में इसमें प्रमुख संशोधन किए गए हैं। धारा 166 ए और बी, अधिकारी द्वारा लापरवाही पर दंड। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनके द्वारा जब लापरवाही की जाती है तो उस पर दंड के बारे में भी संशोधन किया गया। अब सीआरपीसी के अंदर क्या संशोधन किए गए थे निर्भया एक्ट में, उसे देखते हैं। एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, 154 सीआरपीसी में बदलाव किया गया था। विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। धारा 53 ए 114 ए इंडियन एविडेंस एक्ट में पीड़ित की सुरक्षा की, जो विक्टिम होगा उसकी सुरक्षा से रिलेटेड चीजें जोड़ी गई थी। अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सख्त सजा सुनिश्चित करना। त्वरित न्याय यानी कि रैपिड जस्टिस, समय सीमा में प्रक्रिया को क्या था, एक टाइम फ्रेम के अंदर इसे पूरा करना था। पीड़ित की गरिमा यानी कि डिग्निटी, सुरक्षा और पुनर्वास को इसमें प्राथमिकता देना था। इसके प्रभाव और जो चुनौतियां हैं उसे डिस्कस करते हैं। सामाजिक मानसिक में बदलाव की आवश्यकता, समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। पुलिस और जो जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें जो देरी होती है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। कठिनाई कहाँ है? रिपोर्टिंग, चिकित्सा सहायता आदि में जो कठिनाई होती है, उसे भी ससमय ठीक करने की आवश्यकता है। जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाना है। संवेदनशील समाज होगा तभी जाके ये चीजें बेहतर हो सकेंगी। हॉस्टल और संस्थान में जो है इसकी प्रासंगिकता के बारे में देखते हैं। सुरक्षित माहौल बनाए रखना और वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वार्डन क्या है? वही प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है हॉस्टल में माहौल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। किसी भी घटना पर त्वरित रिपोर्टिंग त्वरित होनी चाहिए और सहायता व्यवस्था का इंतजाम होना चाहिए, वो चाहे फिर मेडिकल एड हो या किसी भी तरीके का एड हो। और रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, जैसी कोई समस्या होती है उससे तुरंत आप रिपोर्ट करिए। छात्र छात्राओं में जागरूकता करना है और शिकायत मंच की व्यवस्था करना है। संवेदनशील बनाना है छात्रों को, साथ ही साथ गोपनीयता और सहयोग का वातावरण बनाए रखिए, हर बात बाहर लीक न होने पाए।
निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 का था, यह महिलाओं की सुरक्षा हेतु कठोर प्रावधान इसमें किए गए हैं। शिक्षण संस्थानों, होटल्स और कानूनों की जानकारी आवश्यक है। कानूनों की जानकारी हॉस्टल्स में आपको या फिर जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर बेहद जरूरी है। सुरक्षित समाज होगा तभी जाके जो सुरक्षित महिलाओं के लिए परिवेश की बात करी जाती है उसके प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस अधिनियम में कौन से प्रावधान आपके कार्य क्षेत्र में उपयोगी हैं? एक हॉस्टल वार्डन के तौर पर कौन से प्रावधान आपके लिए उपयोगी थे? उपयोगी आपके लिए ये पूरा का पूरा एक्ट है, इसे आप दोबारा ये करके देख सकते हैं। किसी शिकायत के आने पर वार्डन को क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करने के साथ साथ आप क्या कहेंगे? हेल्प हेल्प जिस तरीके की हेल्प की आवश्यकता होगी उसे हेल्प देंगे, चाहे वो मेडिकल एड हो सकता है या फिर और भी किसी भी तरीके से उस समय एज पर रिक्वायरमेंट। छात्रों में जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है ये आप समझेंगे और छात्रों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।